हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसईबी पे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम लोग का जो पहला चैप्टर वो कई खंडों में डिवाइडेड है। उसमें से हमारा खंड ख जो है वो जल संसाधन है। हम लोग खंड जो क था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग जल संसाधन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से आप लोग बैठ जाइए, कॉपी किताब लेकर, कॉपी पेन लेकर, और इसको नोट करते चलिएगा सभी पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जल संसाधन के बारे में। देखते हैं हमारे पास जो जल संसाधन है। अच्छा, संसाधन कितनी बार बता चुके हैं, हम एक बार फिर से बता देते हैं। कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और जल भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। हमें खाना बनाने के लिए जल चाहिए, हमें पीने के लिए जल चाहिए, हमें कपड़े, हर तरीके से हमको बहुत सारे तरीके से जल की आवश्यकता होती है। जल भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। अब देखते हैं जो हमारे पास जल संसाधन है ये कितना उपलब्ध है। आइए हम कुछ डाटा के बारे में जानते हैं। देखिए शुरू करते हैं हम लोग कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो 78% है। पृथ्वी के सरफेस पे, सतह पे, पृथ्वी की सतह पे कितना जल है, पृथ्वी की सतह पे जो है वो 71% जल है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे 71% जो पृथ्वी का सतह है वो सिर्फ जल से ढका हुआ है और मात्र 30%, 29-30% जो है वो क्या है, जमीन है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो 71% जल है, इस 71% जल का 96 यानी 96.5% पानी, 96.5% जो जल है ये 71% में से वो हमारा लवणीय जल है। ठीक है, खरा जल है। समझ में आ गया? महासागरों में जो है 96.5% जल जो है वो हमारा खरा जल है, यानी नमकीन जल है। ठीक है, जो कि हमारे पीने लायक नहीं है। समझ में आ गया? कैसा जल है, नमकीन जल है। और बचा हुआ 2.5% जल ही जो है वो हमारे लिए मीठा जल है, यानी लवणीय जल है, पीने लायक जल है। समझ में आ गया? अब ये जो हमारे पास है ये पूरी पृथ्वी का है। पूरी पृथ्वी का हमारे पास 96% जो जल है वो 96.5% जल वो महासागरों में है, पीने लायक नहीं है। 2.5% जो जल है वो पीने लायक है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 2.5% जल है हमारे पास जो पीने लायक है, जो अलवणीय जल है, इस 2.5% में भी 70% जो जल है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 70%, इस 2.5% में से 70% जो जल है, ठीक है, अगर इस दो जो पीने लायक हमारा पानी उसके 100% में से, उसके 100% में से 70%, 70% जो जल है, 70% जो पानी है वो जमा हुआ है बर्फ के रूप में। कहां कहां, अंटार्कटिका में जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है, ग्रीनलैंड वगैरह में, पर्वत वगैरह, पहाड़ वगैरह पे जो ऊपर देखते हो, पहाड़ के ऊपर जो जमा हुआ रहता है बर्फ, उस सब के रूप में, तो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में, हर जगह अलग अलग जगह पे ये जमा हुआ है पानी। ठीक है, अब क्या हो जाता है, अब जो 30% भाग बचता है वही हमारे लायक, पीने लायक है, वही हमको पीने के लिए उपलब्ध है, जो कि हम लोग भूमिगत जल के रूप में, यानी जमीन से खींचकर ट्यूबवेल के द्वारा, मोटर के द्वारा निकालते हैं, या फिर हमारे पास नदियों के रूप में, नदी वगैरह में जो पानी बहता है या तालाब में, वो सब जो हमारे पास पीने लायक उपलब्ध पानी है वो 30% बच जाता है। इसमें से 2.5 के 100% के 30% बचता है, 30%। समझ में आ गया? तो पीने लायक पानी का भी 70% हमारा सिर्फ बर्फ में ही है, 30% ही हम लोग क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। समझ में आ गया? तो कितना हमारे पास पीने लायक पानी उपलब्ध है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। बस यही पानी हमारे पास पीने लायक। समझ में आ गया? 2.5% का भी 30% ही बाकी है जो कि हम लोग पी सकते हैं। समझ में आया? इतना कम पानी है। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोगों को पानी बचाकर यूज करना चाहिए, अच्छे से संरक्षित करके रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज का मलाल हमें तब होता है जब वो हमारे पास नहीं रह जाता, तब हमें उसकी जो वैल्यू है पता चलती है, जब वो हमारे पास नहीं रह जाता है। समझ में आ गया? ऐसा ना हो कि हम लोग देखते ही देखते पानी भी हमारे पास ना रह जाए कि पहले ही इतना कम है। ठीक है, तो चलिए, ये जो सारा डाटा है ये आपको याद रखना होगा। ये सारा का सारा चीज आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारी पूरी पृथ्वी का 71% हिस्सा क्या है, जल से ढका हुआ है। उसमें से 96.5% जो जल है वो समुद्रों में है और 2.5% जल हमारे पास पीने लायक है। इस 2.5% का भी क्या है, 70% हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है और मात्र 30% हिस्सा हमारे पास पीने के लिए उपलब्ध है। समझ में आ गया? अब आइए, अब यही चीज देखते हैं भारत में क्या कैसे है। तो अगर हम लोग भारत के बारे में जानने के लिए चले तो भारत में अगर हम लोग पूरी दुनिया को देखें,
पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 100% जनसंख्या जो पूरे विश्व की है, उसका 16% जनसंख्या कहां रहता है? भारत में रहता है। पूरे विश्व का 16% जनसंख्या कहां रहता है? भारत में रहता है। ठीक है, और इस 16% जनसंख्या को वर्षा कितनी प्राप्त होती है, बारिश कितना मिलता है? तो पूरे विश्व का जो 100% बारिश है, उस 100% का मात्र 4% बारिश, कितना बारिश मिलता है? मात्र 4%। ठीक है, जनसंख्या पूरे विश्व का 16% है और बारिश पूरे विश्व का मात्र 4% प्राप्त होता है हमें भारत को। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना, केवल 4% हिस्सा ही प्राप्त होता है, मात्र 4%। समझ गए? ठीक है, अब इसी को देखते हुए अब अगर पानी, वर्षा कम उपलब्ध हो रहा है तो पानी भी कम उपलब्ध होगा, तो प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास उपयोग के लिए कितना पानी उपलब्ध है, ये जब देखा गया, ये जब आंकड़ा निकाला गया, तो सभी देशों का जो आंकड़ा निकाला गया उसमें से भारत का जो स्थान था प्रति व्यक्ति प्राप्त वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पे, वो भारत का विश्व में 133वां स्थान था। विश्व में भारत का स्थान कितना था? 133वां नंबर पे आता है भारत। इतना कम पानी है प्रति व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास। अगर एवरेज निकाले कि हर व्यक्ति को कर जितना पानी हर व्यक्ति को बांट दे कि लो इतना इतना पानी तुम्हारा है, तो उसके बाद कितना पानी बचता है हर व्यक्ति के पास? तो उसी हिसाब से क्या है, भारत हमारा 133वां नंबर पे, इतना नीचे है। 190-95 देश उसमें से भी भारत 133वां नंबर पे है। ठीक है, 200 के आसपास देश होंगे। अब देखिए भारत में जो हमारे पास पानी है उसका यूज कैसे होता है? तो भारत की जो पानी है, भारत में जो पानी का यूज होता है वो सबसे ज्यादा होता है कृषि के लिए, खेती के लिए। 89% पानी का यूज हो जाता है, 89% पानी का यूज हो जाता है सिर्फ सिंचाई वगैरह के लिए, कृषि में। ठीक है, 89%, देख रहे हैं, 89% पानी सिर्फ सिंचाई के लिए यूज हो जाता है, कृषि कार्य और सिंचाई के लिए, खेती बाड़ी सिंचाई के लिए, पानी पटाने के लिए खेतों में। और 9% मात्र यूज होता है हम लोग का घरेलू यूज में। कितना? 9%। घर के कामों में कितना यूज होता है? 9%। 89% यूज हो जाता है हमारा किसमें? तो वो हो जाता है हमारा इसमें सिंचाई वगैरह में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पानी का यूज होता है हमारे भारत में। अब आगे देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है, सबको सारा का सारा आपको नोट करना है। एक भी इसमें कोई भी बाहर का चीज नहीं है, हर चीज आपको नोट करना है, हर चीज आपको याद रखने वाला जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके सवाल में आएंगे। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, हम बोल रहे आते हैं, आने वाले एग्जाम क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, अब है जल की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत। हमें जल प्राप्त होता कहां कहां से है? ठीक है, तो हमारे पास जल की प्राप्ति के लिए कई सारे स्रोत हैं। जैसे सबसे पहले भूपृष्ठीय जल। अच्छा, जानेंगे भूपृष्ठीय जल किसको कहते हैं। देखो, भूपृष्ठीय जल किसको कहते हैं? तो भूमि के पृष्ठ पे, पृष्ठ यानी सतह पे, यानी जमीन की सतह पे जो पानी उपलब्ध है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। और जमीन की सतह पे कौन कौन से पानी उपलब्ध है? तालाब, नदी, पोखर, झील, यानी जो सतह पे है, ऊपरे है, जमीन के ऊपर है पानी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। तो भूपृष्ठीय जल धरातल के ऊपर बहने वाले या रुके हुए जल को हम लोग क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं, जिसमें नदी, झील, तालाब, पोखर ये सारा आता है। ठीक है, और भारत में अगर देखा जाए तो कुल मिला के देश में कितना है? 10,360 से ऊपर नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, 10,360 से ऊपर, समझ में आ गया? 10,360 नदियां और उनकी सहायक नदियां हैं कुल मिला के। समझ में आ गया? अब दूसरा, तो ये हो गया हमारा भूपृष्ठीय जल, यानी भूमि के ऊपर बहने वाले जल। ठीक है, भूमि पर बहने वाले जल। दूसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो जमीन के नीचे पानी है। ये तो हो गया जो जमीन पे पानी है। अब जो जमीन के नीचे पानी है, ठीक है, धरती के अंदर जो पानी है, जैसे हम लोग ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं तो कहां से पानी आता है? धरती के अंदर से आता है। मोटर वगैरह से कहां से पानी आता है? धरती के अंदर से आता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। और भूमिगत जल वो कहां से जाता है? जब बारिश वगैरह होता है तो पानी ब्रिस कर कहां चला जाता है? भूमि में। तो जब बारिश होती है तो वर्षा का जल, एक बड़ा हिस्सा जो है वर्षा के जल का, वो मिट्टी के छिद्रों से, मिट्टी के बीच में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे होते हुए या चट्टानों से होते हुए रिस कर नीचे जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, रिस कर कहां चले जाते हैं? जमीन के अंदर चले जाते हैं। और यही हमको, इसी जल को हम लोग क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूमिगत जल के मतलब, जल का मतलब जमीन के अंदर, और भूपृष्ठीय जल का मतलब
जमीन के ऊपर, जमीन की सतह पर, पृष्ठ मतलब सतह पर। अब ये जो हमारा भूमिगत जल है यह कृषि और घरेलू उपयोग के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, यानी शुद्ध माना जाता है। जो हम लोग जमीन से खींच कर निकालते पानी वो, ठीक है, वो सबसे शुद्ध जल होता है। समझ में आ गया? वो हमारे लिए सबसे शुद्ध जल होता है जिसको हम लोग पीते हैं। अब अगला है वायुमंडल। अच्छा तुमको पता है वायुमंडल में भी हमारे पास जल है। वायुमंडल, हमारे हवा में भी जल है। हवा में जल कैसे जो है, तो हवा में जल जो है वो वाष्प के रूप में है। कैसे है? वाष्प के रूप में। समझ में आ गया? जो जल वाष्प के रूप में है, जो गर्मी के दिनों में पानी वगैरह नदी वगैरह सूख जाता है, वो कैसे सूख जाता है? वो जल कहाँ जाता है? वाष्प बनकर जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे वायुमंडल में। वही वायुमंडल में जो जल है हमारा वो किसके रूप में है? जल वाष्प के रूप में है। तो देखिए यहां जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में मौजूद होता है, जो संघनन के बाद वर्षा, ओस या बर्फ के रूप में वापस धरती पर आ जाता है। तो क्या होता है, जो गर्मी वगैरह के दिनों में या फिर धूप के कारण जो नदी तालाब वगैरह में पानी है वो गर्म होकर वाष्प बनते हैं, वाष्प बनकर ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं। और फिर वायुमंडल में ऊपर जाकर जब वो ठंडा हो जाते हैं, ठंडा होने के बाद वापस उसके कण आपस में जुड़ जाते हैं, वो वापस पानी बन जाता है। पानी बन के या तो बारिश के रूप में, ओस के रूप में, किसी तरीके से वो नीचे वापस धरती पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि वायुमंडल में भी हमारे पास जल उपलब्ध है। तो भूपृष्ठ जल, भूमिगत जल, वायुमंडल में, और उसके अलावा हमारे पास कौन से जल होते हैं? महासागरीय जल होते हैं, जो कि महासागरों में है। ठीक है, जो यह विशाल महासागरों में पाया जाने वाला खरा जल है, इसका उपयोग हम लोग पीने के लिए नहीं कर सकते। जो जल चक्र द्वारा क्या होता है, निरंतर अपनी जो ये है इसकी निरंतरता बनाए रखता है ये। ठीक है, अब क्या होता है, महासागर है, गर्म हुआ वहां का जल, महासागर का जल धूप की वजह से, और वाष्प बनकर ऊपर उठा, ऊपर जाकर वापस ठंडा हुआ, ठंडा होकर बादल के द्वारा बरस गया, बरसा जमीन पे, जमीन से वापस बहते बहते पानी नदियों के द्वारा होते हुए वापस समुद्र में आ जाता है। तो इस तरीके से चक्र चलता रहता है। ठीक है, क्या होता है कि जो समुद्र है, समुद्र का पानी वाष्प बन के ऊपर उठेगा, जाएगा, ऊपर में बादल बनेगा ठंडा होकर, और बारिश होगा वापस से, और फिर ये पानी बहकर वापस समुद्र में ही चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कल एक चलता रहता है। ठीक है, यही वाटर साइकिल हो जाता है हमारा। अब आगे देखिए, अब है जल संकट या जल दुर्लभता। ठीक है, अब जो ये पानी है, अच्छा अगर हम लोग एक सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग ये मानकर चले कि पानी धरती पे खत्म हो गया है, मान लो, जरा सा इमेजिन करके देखो, थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर धरती से पानी खत्म हो जाए, यानी एक बूंद भी पानी अब धरती पे नहीं है, कहीं कोई पानी नहीं है, तो क्या होगा, क्या शुरू होगा? अगर धरती पे पानी ही ना हो तो क्या होगा? मान लेते कि जल, पूरा का पूरा जो पानी है, जल है, वो खत्म हो गया, खत्म, कुछ नहीं बचा, खत्म जल। अब धरती पे क्या होना शुरू होगा? इंसानों को प्यास लगना शुरू होगा, जानवरों को प्यास लगना शुरू होगा, पेड़ पौधे सूखना शुरू होंगे, है ना? गर्मी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा तो और ज्यादा पेड़ पौधे सूखेंगे, और ज्यादा लोगों को प्यास लगेगी, और पेड़ पौधे भी मरेंगे, इंसान भी मरेंगे, जानवर भी मरेंगे, पक्षी भी मरेंगे, और धीरे धीरे होते होते पूरे पृथ्वी का ही विनाश हो जाएगा, और पृथ्वी एकदम गर्म हो जाएगा, गर्म होकर आग का गोला बन जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से अगर जल ही ना हो तो देख रहे हो पूरा विनाश हो जाएगा। तो जो जल संकट है उसको आने से हमको रोकना पड़ेगा और जल को बचा के रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं जल संकट या जल दुर्लभता। किसको कहते हैं जल संकट? तो देखिए, जल की बढ़ती मांग की तुलना में उसकी उपलब्धता में अगर कमी आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जल संकट या जल दुर्लभता कहेंगे। यानी हमको जरूरत है 1 बाल्टी पानी का और हमको मिल रहा है आधा बाल्टी पानी, तो यानी जितनी आवश्यकता है उससे कम। तो अगर आवश्यकता से कम उपलब्ध हो, ठीक है, उसकी उपलब्धता आवश्यकता से कम हो जाए, ठीक है, मांग से कम अगर उपलब्धता हो जाए, यानी आवश्यकता ज्यादा हो और पानी की जो अवेलेबिलिटी हो, उपलब्ध जो पानी हो वो कम हो जाए, तो उसी को हम लोग जल संकट या जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्या क्या कारण है? तो इसके कई कारण है। सबसे पहला तो बढ़ती हुई जनसंख्या, लगातार जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो उसकी पानी की मांग भी बढ़ेगी, और जो हमारे पास धरती पे पानी अवेलेबल है वो तो उतना ही है, जल तो उतना ही है हमारे पास धरती पे, जल तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। अब मान लीजिए आपके पास घर में, आपके घर में रोज का, मान लेते ट्यूबवेल वगैरह कुछ नहीं है, रोज का 20 लीटर पानी आता है, आप घर में
5 लोग रहते हैं, आराम से काम चला रहे हैं, पी रहे हैं, एक दिन चल जाता है, फिर अगले दिन 20 लीटर आ जाता है। अब अचानक से आपके यहाँ मेहमान आ गए, अब मेहमान आ गए, कुल मिला के 5 मेहमान और आ गए आपके यहाँ, तो जो 10 लीटर 20 लीटर पानी आप 5 लोग मिलकर यूज कर रहे थे, अब वही 20 लीटर पानी 10 लोग मिलकर यूज करेंगे, एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? मात्र 2 लीटर पानी। अब वो क्या होगा? पानी कम होना शुरू होगा। तो उसी तरीके से जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको भी तो पानी की जरूरत है, वो भी तो नहाता, खाता, पीता है ना, कपड़े धोता, तो पानी की जनसंख्या, पानी की जो जरूरत है वो बढ़ती जा रही है, और पानी तो हमारे पास सीमित है, ठीक है, पानी तो जितना है उतना ही है, तो यूज बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को धीरे धीरे क्या होगा? पानी की कमी होगी और पानी खत्म होने लगेगा। अगला है कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में जल का अत्यधिक उपयोग। अब लोग किसान क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि खेती में बहुत ज्यादा पानी का यूज कर देते हैं, ये सोचकर कि ज्यादा पानी देने से ज्यादा फसल उपजेगा, ठीक है। और अभी आपको बताएं आंकड़ा कि कुल मिलाकर 89%, 89% पानी जो है वो कृषि में यूज होता है सिंचाई के लिए, ठीक है। तो इसको कम करना भी जरूरी है। अलग अगला है तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण से भी मीठे जल के भंडारों पर भारी दबाव पड़ा है। अब जो औद्योगिकरण होता है, ठीक है, अब आपको तो पता होगा जो शहर वगैरह है, शहर वगैरह में कई सारे अब धीरे धीरे नल वगैरह सूखने लगे, अब उनको और बहुत नीचे तक समरसेबुल लगाना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर पानी आ पाता है। कल ट्यूबवेल वगैरह तो वहां चलता नहीं, वो सब सूख चुका है, यानी जो भूमिगत जल का स्तर वो काफी नीचे जाता जा चुका है, क्योंकि यूज वहां डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, लोग ज्यादा है कम जगह में, तो पानी यूज भी ज्यादा होता है, तो ऊपर से खत्म होने लगा है। तो यहाँ क्या है, शहरीकरण के कारण नहीं, लोगों की बहुत ज्यादा एक जगह पे इकट्ठा हो जाने के कारण वहां की पानी खत्म होता जा रहा है वहां का, ठीक है। औद्योगिकरण में जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्री वगैरह है, वहां भी बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है चीजें बनाने के लिए, ठीक है, तो वहां से भी पानी का बहुत ज्यादा खपत बढ़ रहा है। उसके अलावा घरेलू कचरे, हम लोग पानी को प्रदूषित भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है, पानी को प्रदूषित करते हैं घरेलू कचरे डालकर, औद्योगिक रासायनिक जो फैक्ट्री वगैरह में, जो कारखाने वगैरह में जो सामान बनता है, वहां से जो पानी यूज होता है, वो पानी जो बाहर निकलता है वो बहुत खराब, बहुत गंदगी वाला पानी होता है, और वो डायरेक्ट जाकर अगर नदियों में मिल जाए, समुद्रों में मिल जाए, तो वो उस स्वच्छ पानी को भी प्रदूषित कर देता है। तो यहाँ से दिक्कत है। कृषि में जो इस्तेमाल होते हैं कीटनाशक वगैरह, वो भी हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। उसके अलावा तालाबों का जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे वह उपयोग के लायक नहीं बचता, तो यही बात है, ठीक है। तो हम लोग जो कचरा फैला रहे हैं, जो रासायन मिला रहे हैं अपने जल में, वो सब भी दिक्कत बना हुआ, वो भी जो हमारा पीने लायक पानी है उसको भी खराब कर लेते हैं हम लोग। पहले ही कम है हमारे पास पीने लायक पानी, और जो है उसको भी हम लोग किसी न किसी तरीके से खराब ही कर लेते हैं, तो बचता ही नहीं हमारे पास जल। तो हमारे पास, हमको इसी जल को बचा के रखना और अच्छे से इसी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब जो जल है, जो नदी वगैरह है, उस पर बांध वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में। सबसे पहले हम जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसको है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग किसको कहते हैं? तो देखिए, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। कई उद्देश्य क्या? तो अब नदी है, इस तरीके से नदी जा रहा है, तो यहाँ पे बांध बना दिए और पानी इधर ही रोक लिए, इधर नहीं जाने दिए। अब इस रोके हुए पानी का अपने तरीके से हम लोग यूज करेंगे। किस किस चीज में यूज करेंगे? सिंचाई के लिए यूज करेंगे। जो खेती होती है जिधर, जहाँ पे पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो इस पानी को हम लोग वहां तक भेजेंगे, ठीक है, नहर बनाकर या किसी तरीके से। अगला है बाढ़ नियंत्रण। ये पानी के जाने से बाढ़ आ जाता था दूसरी तरफ, तो बाढ़ नहीं आएगा। तीसरा क्या करेंगे हम लोग? इस पानी से बिजली बनाएंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इसी पानी में हम लोग मत्स्य पालन यानी मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्यटन स्थल भी बना सकते हैं, जहां लोग घूमने जाएंगे, बोटिंग करेंगे वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह के काम करेंगे, ठीक है। तो ये पर्यटन स्थल भी बन सकता है। इसको पूरा, तो क्या हो गया यहाँ पे? एक ही चीज, एक जो बांध है वो कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, यानी बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो जो नदी पे बांध बनाया जाता है, ये जो नदी पे वगैरह पे बांध बनाया जाता है, ठीक है, एक तरफ पानी को रोक लिया जाता है, ठीक है, और मन हुआ तो दूसरी तरफ हम लोग छोड़ेंगे, उससे हम लोग बिजली बना सकते हैं, सिंचाई के लिए कहीं पहुंचा सकते हैं, उस पानी को अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। कई सारे उद्देश्यों के लिए, कई सारे पर्पज के लिए हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है।
अब देखिए, अब हमारे जो प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था? उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। और ये लाइन आपको याद रखनी है। तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी परियोजनाएं हैं, इनके महत्व को देखते हुए उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखेंगे किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। अब ये जो अभी आपको बताएं नदी घाटी परियोजना के बारे में, जो कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, कई सारे तरीके से हमें फायदा पहुंचाता है, ठीक है। हम इसको पर्यटन स्थल बना सकते हैं, इस पानी का सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। लेकिन हर चीज किसी भी चीज में हर चीज अच्छा ही नहीं होता है, उसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, ठीक है। अब इस जो नदी घाटी परियोजना, इसके भी कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। जैसे देखिए, अब ये जो हम यहाँ पे बांध बना दिए, ये जो बांध बना लिए, ये नदी आ रहा था, इधर का पानी तो क्या हो गया, हम आने से रोक दिए, लेकिन उधर तो पानी बढ़ेगा ना, उधर जो पानी आ रहा है वो तो उधर पानी बढ़ेगा, तो उधर क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। तो एक तरफ के लोगों को क्या करना पड़ता है? पलायन करना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है। अब ये जिस क्षेत्र में जो लोग रह रहे होंगे, उनके यहाँ तो पानी भर जाएगा, तो उनको अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है, कहीं और रहना पड़ता है। और एक बात देखे होंगे आप लोग, कोई भी व्यक्ति अपना जो घर है वो कभी नहीं त्यागना चाहता, बिल्कुल नहीं त्यागना चाहता। वो घर से बाहर रहकर काम कर सकता है, लेकिन वापस सुकून उसको अपने उस घर में ही मिलता है। तो यहाँ के लोग जो होते हैं वो भी क्या करें, कैसे अपना घर त्याग कर जाए? इसलिए कि सिर्फ बांध बना दिए, पानी उधर आ जाएगा। तो लोगों ने इस चीजों का विरोध किया, ठीक है। दूसरा बात, इधर बाढ़ आ जाता है तो उनके जो खेत वगैरह होते हैं वो भी नुकसान खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कई सारे कारण होते हैं कि दूसरी तरफ के लोगों को नुकसान भी होता है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो, और इस नकारात्मक प्रभावों के लिए आंदोलन भी कई बार हुआ है, ठीक है। देखिए, इन बड़े बांधों के निर्माण से स्थानीय लोगों को, किसानों और आदिवासियों को क्या करना पड़ता है? अपनी जमीन छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है। पर्यावरण को भी इससे नुकसान पहुंचता है, और इसी विस्थापन और पर्यावरण के नुकसान के कारण इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ, टिहरी बांध आंदोलन भी हुआ, ठीक है। समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ आंदोलन किए हैं, ठीक है, कि ये मत कीजिए, ये बांध मत बनाइए, इससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें भी हुई है। तो ये आपको इसमें से ये वाला पॉइंट जरूर याद रख लेना है कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। और ये भी आपको याद रखना है, परिभाषा, बहुउद्देशीय परियोजना का परिभाषा, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अब है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। हम लोग पानी जो इतना जरूरी है हमारे लिए, इसको हम बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं, इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, संरक्षित रखना बहुत अच्छे से जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे रखते हैं। तो जल के घटते भंडार और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जल का संरक्षण और सही प्रबंधन करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि हम जो हमारे पास पानी उपलब्ध है उसको हम लोग सही तरीके से यूज करें, ठीक है, उसको बर्बाद बिल्कुल ना होने दे, वेस्ट बिल्कुल ना होने दे। और इसके लिए क्या किया जाता है? कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे वर्षा जल संग्रहण। जो बारिश का पानी होता है वो शुद्ध माना जाता है, शुद्ध होता है, ठीक है। तो उसको कैसे बचाया जा सके बर्बाद होने से? बारिश हुई, जमीन पे पानी गिरा, बह के नालों में, नदियों में, वापस समुद्र में चला गया, उससे बढ़िया हम उसको रोक ले, हम उसको पीने के लिए यूज करें, उसको हम लोग हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि शुद्ध पानी होता है। तो बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोक कर उसे इकट्ठा करना, ठीक है, और उपयोग में लाना, यही क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या किया गया? तो जल संरक्षण के लिए कई सारी विधियां अपनाई गई, पारंपरिक विधियां अपनाई गई। जैसे राजस्थान में क्या किया गया? राजस्थान के जो लोग थे वहां अर्ध शुष्क इलाकों में, जैसे बीकानेर, फलोदी या फिर बाड़मेर में, पानी का पीने का जो पानी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया? घर के नीचे, जमीन के अंदर एक टैंक बनवा लिया, घर के नीचे, ठीक है, घर के नीचे क्या कर लिया उन्होंने? एक टैंक बनवा लिया,
और जब बारिश होता था तो इस तरीके से वो लोग अपना छत रखते थे कि बारिश छत पे जो भी पानी आ रहा है वो बहकर वापस कहाँ चला जाता था, पाइप के द्वारा उस टंकी में, नीचे घर में टंकी में चला जाता था। और इस टंकी को क्या बोला गया, इस टंकी वाली प्रक्रिया को टांका बोला गया, टांका। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। जो अर्ध शुष्क इलाके थे वहां क्या किया गया, जहां बारिश होती थी थोड़ी मोड़ी, वहां पे ऐसा घर के नीचे टंकी बना लिया गया और ऊपर जो भी बारिश का पानी बहता था वो उस पाइप के द्वारा कहाँ चला जाता, टंकी में जमा हो जाता था और उस टंकी में से वो लोग पानी का यूज करते थे। राजस्थान के ही कुछ इलाकों में क्या किया गया, कुछ इलाकों में खादिन और जौहर, खादिन और जौहर बनाया गया पानी को रोकने के लिए। इस तरीके से ये हमारा खादिन हो गया, ये हमारा जौहर हो गया। ठीक है, गड्ढा बना दिया या फिर चारों तरफ से उसको क्या कर दिया, बांध बनाकर घेर लिया, पानी को रोक लिया। ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा जो मेघालय वगैरह है जहां खूब सारी बारिश होती है वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे बांस से बना हुआ पाइप से पानी को कहां तक पहुंचाया जाता है, खेतों तक। बांस का पाइप बना बनाकर वहां खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, खेत में सिंचाई करने के लिए। इसको क्या कहते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो इस तरीके से पानियों का यूज किया जाता है, पानी को बचाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा तरीका हो गया हमारा जल संसाधन को संरक्षित रखने का। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर था उसके सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से हमारे पास कितने सवाल बन पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अब देखिए, हम अभी आपको पढ़ा है कि पृथ्वी का जो 71% पार्ट है, पृथ्वी की सतह का जो 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। तो जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं वहां से देखते हैं तो पृथ्वी पूरा नीला नजर आता है। ठीक है, जब पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो पूरा का पूरा पृथ्वी कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है। तो जब पृथ्वी नीला नजर आता है तो इसलिए पृथ्वी को क्या कह दिया गया, नीला ग्रह कह दिया गया, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। ठीक है, तो क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति के कारण, इसके सतह पे जो 71% जल की उपस्थिति है उसके कारण ये बाहर से देखने पर नीला नजर आता है, इसलिए हम लोग इसको नीला ग्रह कहते हैं। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, बताइए। अभी बताएं आपको कितना प्रतिशत भाग, तो 71% भाग जो है वो हमारा जल से ढका हुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में खारे जल के रूप में पाया जाता है। तो बताइए कितना प्रतिशत, तो 96.5% भाग क्या है हमारा समुद्रों में खारे जल के रूप में है और मात्र 2.5% जो भाग है वो हमारे पास पीने लायक उपलब्ध है। अब देखिए, मनुष्य के उपयोग के लायक मीठे या अलवणीय जल की कुल मात्रा कितनी है, तो कितनी होती है 2.5%, 2.5% जल ही हमारे पास पीने लायक उपलब्ध है, अलवणीय जल है जो। ठीक है, मीठे जल का लगभग 70% हिस्सा किस रूप में पाया जाता है, तो हमारा जो 2.5% मीठा जल है यानी कि अलवणीय जल है उसका 70% भाग हमारा किसके रूप में है, बर्फ के रूप में है। और 30% भाग जो बचता है वो हम लोग क्या करते हैं, वो हमारा नदी, तालाब, भूमिगत जल इस सब के रूप में है। तो ये हमारा किसके रूप में है, बर्फ के रूप में है 70% भाग। 70% भाग किसके रूप में है, बर्फ के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग भारत को प्राप्त होता है, तो वो अभी पढ़ा है आपको, विश्व की कुल जनसंख्या का 16% जो भाग है, वो 16% जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का विश्व की, वो हमारे भारत में रहता है। लेकिन जो बारिश है वो विश्व की कुल बारिश का मात्र 4% बारिश ही हमारे भारत को प्राप्त होता है। तो कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल हमसे कहता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कि हर साल लोगों को कितना जल प्राप्त हो पाता है। उसमें हम लोग देखे थे कि हमारे भारत का कितना स्थान आता है, 133वां स्थान आता है। 200 देशों में 133वां स्थान आता है, लगभग 200 देश जो है उनमें से 133वां स्थान है भारत का, नहीं काफी नीचे है हमारा भारत। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में मीठे जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो मीठे जल का जो सबसे अधिक उपयोग है वो सिंचाई में होता है, कृषि एवं सिंचाई में 89%, कितना प्रतिशत, 89%। ठीक है, 89% जो जल है वो हमारा किसमें यूज हो जाता है, वो हमारा सिंचाई में यूज हो जाता है। मात्र 9% पानी हम लोग किसमें यूज करते हैं, घरेलू उपयोग में,
पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। अगला देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा किसने कहा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन और तिहरी बांध आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरोध में हुआ था? तो किसके रूप में? बांध बनाने के विरोध में हुआ था, तो बड़े बांध के निर्माण में। ठीक है, अगला है, राजस्थान के शुष्क इलाकों में पीने का वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए बनाया गया भूमिगत टैंक क्या कहलाता है? तो उस टैंक को क्या कहते हैं बताया तुम लोगों को कि घर के नीचे जो लोग टैंक बनाते हैं, घर के नीचे जो टैंक बनाते हैं उसको हम लोग उसको टांका कहा जाता है। टांका क्या कहता है? टांका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो भारत के किस राज्य में? तो बांस ड्रिप सिंचाई जो होती है वो होती है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई होती है। अगला सवाल देखिए, कृषि के लिए वर्षा जल को रोकने के लिए खादिन और जौहर का निर्माण मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में किया जाता है? तो ये हमारे राजस्थान में, राजस्थान में ही टांका का भी निर्माण किया जाता है और खादिन और जौहर का भी। वर्षा जल का जो हिस्सा रिसकर जमीन के अंदर चट्टानों के बीच जमा हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भूमिगत जल बोलते हैं। ये बिल्कुल भूमिगत और भूपृष्ठ में अंतर रखिएगा। भूपृष्ठ जल कहते हैं, भूपृष्ठ यानी भूमि के पृष्ठ पे यानी सतह पे, यानी जो जमीन के ऊपर जो जल है उसको हम लोग भूपृष्ठ जल कहते हैं, और जो जमीन के अंदर उसको हम लोग भूमिगत जल बोलते हैं। तो जो रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूमिगत जल बोलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा जल संकट का प्रमुख कारण है? तो कौन सा है? बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि में जल का अति उपयोग, शहरीकरण और जल प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो सारे ही हमारे लिए कारण है जल संकट का। ठीक है, चलिए चलिए तो यहां पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस का सारा सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc।